गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th आज हम हमारा चैप्टर सेकंड करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। ये कहानी, ये स्टोरी एक ऐसी विमेन के बारे में है, एवलिन ग्लेनी के बारे में है, जो सुन नहीं सकती थी, बट बिना सुने भी उसने अपनी लाइफ के क्या फीचर्स को एक्सप्लोर किया और वो कैसे म्यूज़िक एक्सप्रेस करती थी और कैसे म्यूज़िक को फील करती थी। ये स्टोरी उसके बारे में। So let's start. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. God ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति ले ली थी, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया था जो हम लोग सुन सकते हैं, वो फील कर सकती थी और फार मोर डीपली हमसे ज़्यादा फील कर सकती थी, हमसे बेहतर महसूस कर सकती थी। इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी प्यारे तरीके से, इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस करती थी। ये जो स्टोरी है अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे उसने अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटी को अपनी सक्सेस स्टोरी के में चेंज कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. But this inspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. इसमें सबसे पहले जॉस्टल का मीनिंग होता है रफली आगे की तरफ बढ़ना, पुश करना, किसी का धक्का देना। ठीक है, तो जैसे ही रश आवर आया, मतलब जैसे ट्रेन आने का टाइम आया, जो क्राउड है उसने बहुत ज़ोर से रफली एक दूसरे को पुश करने लगे ताकि वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अपनी पोजीशन ले सके। एक स्लाइट गर्ल, छोटी सी नाजुक सी दिखने वाली लड़की, स्मॉल एंड थिन गर्ल लुकिंग, वो जो अपने 17 ईयर्स में यंगर लग रही थी, वो बहुत नर्वस थी बट एक्साइटेड थी क्योंकि वो वाइब्रेशन फील करने वाली थी आने वाली ट्रेन की। जो सनसनाहट होती है उस ट्रेन के आने से पहले, वो फील कर सकती थी। वो उसका फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में, जहाँ उसे म्यूज़िक सीखना था। वहाँ पर वो बहुत ही फ्राइटनिंग, डरी हुई थी कि वो फ्रेशर है और स्कॉटिश फॉर्म से है, बट वो जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, इसके पास बहुत बड़ा चैलेंज था अपनी लाइफ का। वो प्रोफाउंडली डीफ थी। प्रोफाउंडली डीफ मतलब जन्म से ही सुन नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी उसे शुरू से। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उनकी जो माँ थी, उनको याद है कि वो जो है 8 महीने की 8 ईयर ओल्ड एवलिन के पास कुछ पियानो था प्ले करने के लिए। उन्होंने उनका नाम बोला एंड वो हिली नहीं। उन्होंने सडनली रियलाइज़ किया कि उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने उसका नाम लिया इज़ाबेल ग्लेनी, पर कुछ टाइम तक जो एवलिन है वो सुन ही नहीं पाई। वो अपनी ग्रोइंग डिफनेस को अपने फ्रेंड से और टीचर से छुपाती रही, बट जब तक टाइम ज़्यादा हो गया या टाइम आया, वो 11 ईयर्स की थी और उनकी जो डिफनेस है उसने डिटेरियोरेट कर दिया, मतलब एक तरह से ख़त्म करना। डिटेरियोरेशन मतलब तबाह करना जैसा होता है। उनको ख़त्म कर रही थी, धीरे धीरे ख़त्म कर रही थी उनकी डिफनेस को, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा था। उनकी जो हेड मिस्ट्रेस है, यानी कि उनकी हेड मास्टर्स बोलते हैं ना अभी हम, वो उनके यहाँ पर फीमेल थी तो उसको हेड मिस्ट्रेस बोलेंगे। उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए ज़िद की और उनके पेरेंट्स को बोला कि उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इट वॉज डिस्कवर दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ये देखा गया, ये पाया गया जब उन्होंने उससे जांच करवाई, स्पेशलिस्ट से दिखाया कि जो उसकी हेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा वीकन हो गई है, कमज़ोर हो गई है किसी नर्व डैमेज की वजह से। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। उनको एडवाइस किया गया कि डैमेज लोगों के लिए, जो डीफ लोग होते हैं उनके लिए जो ईयर में फिट करने वाला जो करने वाला गैजेट आता है या जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है वो फिक्स कर दिया जाए, हेयरिंग एड्स बोलते हैं उसको, और इनको डेफ के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन बोलती हैं एकदम से सब कुछ काला दिखने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट उसने ना गिव अप करने की ठानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ इन परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड शी वांटेड टू प्ले इट टू। लेकिन जो एवलिन थी, उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपनी लाइफ में डटी रही। उनको जो चाहिए था वो पाने की कोशिश उन्होंने करती रही।
वो डिटरमिन थे कि उनको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और उनका जो सपना है ना वो उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो सुन नहीं सकती हैं या देख नहीं सकती हैं या उनकी लाइफ की कोई भी कमज़ोरी उनके सपने के बीच में नहीं आएगी। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की है वो ज़ाइलोफ़ोन करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िकल, उसको बजा रही है। सी यहाँ पर दिया हुआ है आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद रॉ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, वो ज़ाइलोफ़ोन होता है, यहाँ पर ज़ाइलोफ़ोन दिया हुआ है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांट टू प्ले इट टू, वो भी उसे बजाना चाहेगी, उन्होंने ये डिसाइड किया। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परसिस्टेंट एक पर्सन होता है जो तबला बजाता है या ड्रम बजाता है, वो रॉन फॉर्ब्स नाम था उसका। उन्होंने उसकी पोटेंशियल को देखा। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। रॉन फॉर्ब्स ने उसको समझाया। उसके काफ़ी सारे टीचर्स ने जब उसको डिस्करेज किया कि आप नहीं कर पाओगे, आप सुन नहीं सकते हो, ये आपके लिए हार्मफुल है, आप इसे छोड़ दो, उसने उनकी नहीं सुनी। एक परसिस्टेंस था, एक प्लेयर था, ड्रम प्लेयर था रॉन फॉर्ब्स, उसने उसकी बात सुनी जिसने उसके अंदर पोटेंशियल देखा था। उन्होंने बोला कि ये जो 2 लार्ज ड्रम है ना, मैं डिफरेंट नोट्स पे बजाऊंगा, इनको अपने ईयर से मत सुनना, इनको किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करना। अचानक एवलिन को लगा कि वो कुछ ज़्यादा फील कर पा रही हैं। जब हायर ड्रम बजता है तो उनकी वेस्ट की अब वो उसको फील कर पाती हैं, एंड जब लोअर वन तो वेस्ट डाउन में। फॉर्ब्स रिपीटेड एट द एक्सरसाइज, जो फॉर्ब्स थे यानी कि जो रॉन फॉर्ब्स थे, जो परसिस्टेंस थे, उन्होंने अपनी एक्सरसाइज को रिपीट किया और बहुत जल्द उन्होंने डिस्कवर किया कि वो सेंस कर पाती हैं सर्टेन नोट्स बेटा बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंट ट्यून्स होती हैं, डिफरेंट जैसे कोई पियानो है उसके एक की पे डिफरेंट नोट बजता है, इसी तरह से किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट नोट्स होते हैं। तो जैसे जैसे उसने डिफरेंट नोट्स को एक्सरसाइज किया, उन्होंने देखा कि कुछ नोट्स उनके कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिफरेंट वेज से सेंस कर पाती है वो। उसने बोला, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, मैंने अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को साउंड और वाइब्रेशंस की तरफ मोड़ दिया है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा ही अपनी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से पूरा कर पाई हूँ मैं। आफ्टर देन शी नेवर लुक्ड बैक। From that point onwards, she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो टूर पे गई यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने यूथ ऑर्केस्ट्रा में प्ले किया। जब वो 16 की थी तब तक वो डिसाइड कर चुकी थी कि उनको अपना म्यूज़िक ही अपनी लाइफ को बनाना है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. उन्होंने ऑडिशन किया रॉयल एकेडमी के लिए, म्यूज़िक की रॉयल एकेडमी के लिए, और एक हाईएस्ट मार्क्स पाकर उनकी एकेडमी में हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इससे पास्ट एक्सपीरियंसेस में इतने मार्क्स किसी के नहीं आए थे जितने मार्क्स उनके आए थे। उन्होंने ग्रेजुअली मूव करना शुरू किया अपने ऑर्केस्ट्रल वर्क की तरफ। एट द एंड ऑफ द 3-year कोर्स, 3 years के बाद जब कोर्स ख़त्म हुआ, वो टॉप अवार्ड्स कैप्चर कर चुकी थी। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए एवलिन ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो एक हीरोइक अचीवमेंट कर चुकी हैं या कि इसी चीज़ से वो हीरो बन गई हैं या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है या स्पेशल किया है। उन्होंने बोला, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वे यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना कहाँ है तो तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर, मल्टी परसिस्टेंट विद अ मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और वो वहाँ पहुँची भी, वो टॉप पर पहुँची क्योंकि वो वर्ल्ड की बहुत ही ज़्यादा समझी हुई सॉट आफ्टर मल्टी परसिस्टेंट थी, जिनके पास मास्टर डिग्री थी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में और बहुत बड़े इंटरनेशनल शेड्यूल को देखने की। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। ये बहुत ही इंट्रिगिंग था, मतलब फैसिनेटिंग था। हम सोच सकते हैं, वहाँ तक हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि एवलिन कैसे बिना सुने एफर्टलेसली काम करती होंगी अपने म्यूज़िक पर। इन आर 2-hour discussions, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble. She laughed. उन्होंने 2 घंटे के सेशन में एक बार भी एक वर्ड भी मिस नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो मेन होते हैं, जिनकी दाढ़ी होती है, उनकी वजह से मुझे ट्रबल होता है, और फिर वो हंसी।
इट इज़ नॉट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। उन्होंने बोला सिर्फ लिप्स देखना ही नहीं होता है, जो होल फेस है वो सब देखना होता है। पूरा होल फेस देखकर वो समझ पाती थी कि लोग क्या कह रहे हैं। और उसके बाद स्पेशल होता है आइज़ का देखना, क्योंकि आइज़ आपके मैसेजेस को कन्वेज करती हैं। सी यहाँ पर आपको एवलिन जो है फंक्शन करती हुई दिखाई देंगी। आप इस पिक्चर में देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो सुन नहीं सकती हैं। इनफैक्ट जब तक हम ये चैप्टर नहीं पढ़ते हमें ये पता ही नहीं होता कि कोई भी इंसान फिज़िकली इतना चैलेंज होने के बाद अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा कर सकता है। शी स्पीच फ्लोलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, उनकी बात करने के तरीके में एक स्कॉटिश एसेंट आ रहा था। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरी स्पीच इसलिए साफ़ है क्योंकि मैं जब तक 11 साल की हुई तब तक मैं अच्छे से सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़, बट इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि मैंने फ्रेंच कैसे सीखा या जापनीज़ कैसे सीखा। और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, उन्होंने बोला इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरी बॉडी के हर पार्ट में आती है, हर पार्ट में बहता है या ट्रैवल करता है। टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर्स, ये मेरी स्किन में ट्रैवल करता है, चिक बोन्स में और मेरे हेयर्स में भी। व्हेन शी प्लेज द xylophone शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजोनेंस, यानी कि इकोज साउंड की। रिजोनेंसेस मतलब होता है इकोज साउंड की गूंजने की क्षमता को इकोज बोलते हैं। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो उन्होंने बोला कि जब वो xylophone प्ले करती थी तो जो साउंड था वो उसको सेंस कर सकती थी उनकी स्टिक के थ्रू, उनकी फिंगर टिप्स के थ्रू। जब वो ड्रम्स के आगे की तरफ झुकती थी तो वो इकोज को सुन सकती थी थ्रू हर बॉडी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शू सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग। कभी भी वाइब्रेशंस जो होती है ना, वो नंगे पैर आप खड़े हैं तो आपके पैरों में फील होती हैं। तो वो भी यही करती थी कि जब वुडन प्लेटफॉर्म होता था तो वो नंगे पैर खड़ी होती थी ताकि उनको शूज़ की वाइब्रेशन सुनाई दे। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन जो थी वो उन्होंने अपनी ऑडियंस को डिलाइट किया और 1991 में उनको प्रेजेंट किया गया रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट के नाम पर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उनको। उनके मास्टर परसिस्टेंट जेम्स ब्लेड ने उनको कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हेरन बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, वॉट वी हेयर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। उनके जो मास्टर थे परसिस्टेंट थे जेम्स ब्लेड, उसने बोला कि भले ही भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता ले ली है, सुनने की कैपेबिलिटी ले ली है, बट उन्होंने उसे कुछ वापस दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो वो फील कर सकती है हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से, हमसे कहीं ज़्यादा डीपली वो फील कर सकती है म्यूज़िक को। इसीलिए वो अपने म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, वो फील करती है। एवलिन ने कन्फेस किया कि उन्होंने जो है वो एक वर्कोहॉलिक हैं, उनको वर्क करना पसंद है, उनको अपनी चीज़ों में डूब जाना पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर द क्लासिकल म्यूजिशियन, मेरे को अपने क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा वर्क करना पड़ा बट द रिवॉर्ड्स आर एनमस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स उसको मिल रहे हैं वो वर्थ इट है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा जो एवलिन है वो फ्री कंसर्ट्स देती थी प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी फॉर द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस देने के लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. जो एन रिचन हैं बीथोवन फंड के, उन्होंने बोला कि एक इंस्पिरेशन है डीफ बच्चों के लिए। डीफ बच्चे बोलते हैं कि ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है हमारे लिए और वो देख सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं पहुँच सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने अब बहुत कम समय में वो पा लिया था जो उससे दुगनी उम्र के लोगों में नहीं था, के पास नहीं था। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने परकशन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाकर रख दिया और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये भी मूव कर सकता है। उसने इंस्पिरेशन दिया उन लोगों को जो हैंडीकैप्ड हैं और जो हमेशा बोल सकते हैं, अब वो हमेशा बोल सकते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। उसने लोगों को ये कैपेबिलिटी दी, ये एक इंस्पिरेशन दी कि वो ये बोलें कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, उसने काफ़ी लोगों को अपने म्यूज़िक से प्लेजर दिया। ये जो स्टोरी है ये एक इंटरव्यू का पार्ट है जो डेबोरा काउली ने लिखा है। ये एक्सक्रिप्ट है उसका निकाला हुआ, मतलब बड़ी इन्फॉर्मेशन की छोटे पार्ट्स होते हैं
ये वो है, आपको डेबोरा काउली के थ्रू ये लिखा गया है यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी बात इसमें एक इंस्पिरेशन की बात हुई है, एक हैंडीकैप के लिए, फिज़िकल डैमेज पर्सन के लिए ही नहीं। अगर आप किसी चीज़ को पूरी ज़िद के साथ चाहते हैं, अगर आपके पास एक ड्रीम है और आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, तो पूरे हार्ड वर्क के साथ उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए आपके पास 100 एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि नहीं, शायद पेरेंट्स नहीं मानेंगे, शायद हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाया तो हम कैसे कर पाएंगे, वो टॉपर है, हमारे से नहीं होगा, या हम इतना कैसे पढ़ेंगे, या हम ये ऐसी चीज़ें कैसे करेंगे, हम बाहर कैसे आएंगे। हम इतने एक्सक्यूज़ेस देते हैं अपने आप को, एक रीज़न नहीं देते उसे कंप्लीट करने का, और वो एक रीज़न यही है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मुझे करना है। सिर्फ इतना ही सोच लें तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सक्यूज़ेस आपके बीच में आए। दैट्स सो हैपेंड विद एवलिन डेलेनी। उसने सिर्फ इतना सोचा कि मुझे करना है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उसे करना है, नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके पास उसने ये सब ऑप्शंस कभी चूज़ ही नहीं किए सुनने के बारे में या समझने के लिए। उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन को कंसिडर किया कि उसे ये करना है, और इसीलिए उसने ये कर लिया। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ना कि सिर्फ फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए, बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए भी। क्योंकि हम जब अपने आप को ड्रीम्स लाते हैं, अपने ड्रीम्स को सिलेक्ट करते हैं, तो हम कंपैरिजन करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने दूसरे लोगों के बीच में, कोचिंग के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में, कि अगर वो नहीं कर पाया तो वो तो अच्छा है यार, हम कैसे करेंगे। स्पोर्ट्स में कि ये अच्छा प्लेयर है, ये फिट है, हम नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट। डजेंट मैटर कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार आपने हार्डवर्क किया है, आप डिटर्मिन्ड हो करने के लिए, तो आप कर ही पाओगे। सो ये स्टोरी थी एवलिन डेलेनी के बारे में। और इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं थिंक अबाउट द टेक्स्ट के बारे में। ये आप थोड़ा सा इसको थॉरोली पढ़कर देख लीजिए। उसके बाद ये मैं आपको कल दूंगी क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और हम सेकंड पार्ट करेंगे, द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान। ये चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ही हमारा म्यूज़िक के बारे में है। तो हम ये करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए, थॉरोली रीड कीजिए और फिर सोचिए। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूँगी। ओके, थैंक यू।